चलिए एक सिनेरियो की बात करते हैं। साल है 2026। दुनिया ना एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ी है जो सब कुछ बदल सकता है। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसे ही काल्पनिक लेकिन बहुत ही खतरनाक टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा टकराव जो लगभग बेकाबू हो गया था। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे ज्यादा तनाव भरे पल से। सोचिए, एक बहुत जरूरी डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं और तभी अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को ये सीधी धमकी देते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। देखिए, तारीख थी 7 अप्रैल 2026। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। क्यों? क्योंकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जो आखिरी मोहलत दी गई थी वो बस खत्म होने ही वाली थी और तनाव अपने चरम पर था। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, यहीं से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। ईरान इससे पहले ही चार डेडलाइन को नज़रअंदाज कर चुका था और हर बार जब ईरान मना करता तो बयानबाजी और ज्यादा तीखी हो जाती थी। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि ये आखिरी चेतावनी नहीं दी गई, वो चेतावनी जिसने पूरी दुनिया को जंग के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर ठीक उस वक्त जब सबको लग रहा था कि अब तो जंग होकर ही रहेगी, कहानी में एक हैरान कर देने वाला मोड़ आया। डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले, सोचिए, सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक से तनाव कम हो गया और 2 हफ्ते के सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हो गया। इसने दुनिया को बिल्कुल आखिरी मौके पर पीछे खींच लिया। लेकिन इस कूटनीतिक मोड़ तक पहुंचने से पहले इस जंग ने बहुत भारी तबाही मचाई थी। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और 28 फरवरी से शुरू हुए इस टकराव की असली कीमत को समझते हैं, इंसानी जानों की और पर्यावरण की। 50 दिन से कुछ ज्यादा चले इस युद्ध में 4000 से ज्यादा जानें गईं। ये मौतें ईरान, लेबनान, इजराइल और अमरीकी सेनाओं में हुई थीं। अब जरा इन मौतों का बंटवारा देखिए तो इस जंग की असली भयानक तस्वीर सामने आती है। ईरान और लेबनान, इन्होंने इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों की तबाह हुई जिंदगियां हैं। और फिर इस जंग का सबसे खतरनाक मोड़ आया। वो मोड़ जब ईरान के इकलौते चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशहर के पास 4 बॉम्ब गिराए गए। इसके साथ ही एक चेरनोबिल जैसी बड़ी तबाही का डर पूरी दुनिया पर मंडराने लगा। और देखिए, इस खतरे की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। कतर के प्रधानमंत्री ने 2025 में ही ये बात कह दी थी। उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ थी कि अगर इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र एक ऐसी तबाही देखेगा जिससे उबरना नामुमकिन होगा। अब चलते हैं 3 अप्रैल की एक बहुत ही अहम घटना पर। एक ऐसी घटना जिसने अमेरिका के एयर सुप्रीमेसी यानी हवाई दबदबे के दावों पर सवाल खड़े कर दिए और एक बहुत ही नाटकीय रेस्क्यू मिशन को जन्म दिया। तो हुआ ये कि 3 अप्रैल की शाम को ये F-15 गिराया गया। इसके एक पायलट को तो रात में ही बचा लिया गया, लेकिन दूसरा क्रू मेंबर लापता था। अगले 24 घंटे बहुत ही ज्यादा तनाव भरे थे। एक तरफ CIA ईरान को भरमाने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस रेस्क्यू की तैयारी में जुटी थी। ये सचमुच अमेरिका और ईरान के बीच एक सीधी दौड़ बन गई थी कि उस एयरमैन तक पहले पहुंचेगा कौन। और फिर ये 3 शब्दों का एक छोटा सा रेडियो मैसेज मिला। शुरू में तो अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि कहीं ये ईरान का कोई जाल तो नहीं है, लेकिन जब मैसेज को एनालाइज किया गया तो कंफर्म हो गया कि एयरमैन जिंदा है। और बस इसी मैसेज ने उस ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। रेस्क्यू तो कामयाब रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मिशन की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। कई अमेरिकी विमानों को या तो नुकसान पहुंचा या वो तबाह हो गए। इस एक घटना ने टोटल एयर डोमिनेंस के दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया और ये भी दिखा दिया कि ये जंग कितनी खतरनाक है। तो इस कामयाब रेस्क्यू मिशन और आखिरी पलों में हुए सीज फायर के बाद अब सारा फोकस डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पर आ गया। और इसमें एक ऐसे देश ने मध्यस्थता की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो देश था पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट चैनल था जिसका इस्तेमाल करके इस 2 हफ्ते के अस्थायी सीज फायर को मुमकिन बनाया गया। लेकिन इस्लामाबाद में जो 21 घंटे तक शांति वार्ता चली वो फेल हो गई। वजह? एक बहुत ही बुनियादी मतभेद। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी सभी न्यूक्लियर गतिविधियां 20 साल के लिए बंद कर दे।
वहीं ईरान सिर्फ 5 साल के लिए ऐसा करने को तैयार था और यही बात अटक गई। अभी सीज फायर को कुछ घंटे ही हुए थे कि इजराइल ने लेबनान में जो एक्शन लिया उससे मामला और भी ज्यादा उलझ गया। उसके ऊपर से अलग अलग बयानों ने कन्फ्यूजन और अविश्वास को और बढ़ा दिया। ईरान ने तो अमेरिका पर सीधे सीधे प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगा दिया, जिससे शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी धुंधली पड़ गई। तो जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो लड़ाई का मैदान बदल गया। अब ये जंग आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जाने लगी और इसका सेंटर पॉइंट था वही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। 17 अप्रैल को लगा कि शायद चीजें सुधर रही हैं। ईरान ने अचानक ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है। इस खबर के आते ही तेल की कीमतों में भी गिरावट आई। दुनिया ने एक तरह से राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत बस कुछ ही घंटों की थी। अगले ही दिन मतलब 18 अप्रैल को ईरान ने पूरा यू टर्न ले लिया। स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया गया और जहाज़ों पर फायरिंग भी शुरू हो गई, जिनमें भारतीय झंडे वाले जहाज भी शामिल थे। इससे पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो अब सवाल ये है कि जब 22 अप्रैल को सीज फायर की डेडलाइन पास आ रही है तो ये पूरा संघर्ष आखिर किस मोड़ पर खड़ा है? देखिए, 2 हफ्तों के आखिर में हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक और उलझे हुए थे। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी थी, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान का सीज फायर खत्म होने वाला था और इन सबके बीच इजराइल और लेबनान के बीच एक अलग ही 10 दिन का सीज फायर शुरू हो गया था। शांति वार्ता की बातें तो हो रही थी, लेकिन इतने सारे पेचों के साथ कोई रास्ता निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और यहीं आके हम इस कहानी के सबसे बड़े अनसुलझे सवाल पर रुक जाते हैं। चलिए मान भी लें कि अमेरिका और ईरान किसी तरह एक डील पर राजी हो भी जाते हैं, तो क्या इस इलाके के दूसरे ताकतवर देश जैसे कि इजराइल उस समझौते को मानेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को अनिश्चित बना देता है।